कम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें जो ऊर्जा होती है वह केवल गतिज ऊर्जा होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। चूंकि कार गतिमान है इसीलिए उसमें गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति या ऊंचाई के कारण होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनने में मदद करता है? तो वह विटामिन का नाम है विटामिन के। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन के रक्त थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का बहाव जल्दी नहीं रुकता, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन, इसका फॉर्मूला होता है C5H8 नामक एक कार्बनिक यौगिक का एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुत सारी आइसोप्रीन की इकाइयां मिलाकर पॉली आइसोप्रीन बनाती है, जिसे हम प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किस समूह रक्त समूह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ए बी पॉजिटिव को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्त समूह ए बी पॉजिटिव को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। इसीलिए यह ए और बी से रक्त ले सकता है और इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी, एंटी ए बॉडी या एंटी बी नहीं होता है। साथ ही RH पॉजिटिव होने के कारण यह RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों से रक्त ले सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस प्राकस्यिक घटना का परिणाम है? तो यह घटना का यह परिणाम है कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तारों का टिमटाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका व्याख्या आप देखेंगे, जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह विभिन्न घनत्व वाली वायु परतों से होकर गुजरता है, जिससे प्रकाश लगातार अपरिवर्तित होता रहता है। वायु की परतें स्थिर नहीं होती है, इसीलिए प्रकाश मार्ग लगातार बदलता रहता है, जिससे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू होता है, यानी स्टोमच से शुरू हो जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन अमाशय यानी पेट में शुरू होता है। पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय करता है, जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना शुरू करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है और प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोडियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है जिसके साथ सोडियम अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मिश्रित बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह अग्नाशय ही, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
मिश्रित ग्रंथि वह होती है जो अंतःस्रावित यानी हार्मोन बनाने वाली और बहिःस्रावित यानी एंजाइम बनाने वाली दोनों तरह से काम करती है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन और पाचन रस एंजाइम दोनों का स्राव करती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है, लेकिन वह बहिःस्रावित ग्रंथि नहीं है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका उपयोग भूकंप के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा यानी उसकी तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इस पर प्रत्येक अगली संख्या पिछली की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली कंपन और लगभग 32 गुना अधिक ऊर्जा को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की संख्या कितनी होती है? तो ये इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की संख्या जो होती है यह 7 आवर्त और 18 समूह होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज यानी पंक्तियों हॉरिजेंटल रो को आवर्त कहा जाता है जिसकी संख्या 7 होती है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्टिकल समूह कहा जाता है जिनकी संख्या 18 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है? तो उसका नाम जो है वह है फुफ्फुस शिरा, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह रक्त परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। आमतौर पर सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है और सभी शिराएं अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाती है और फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस हृदय तक लाती है। ये आपको याद रखना है, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में जो तरंग का उपयोग किया जाता है वह है प्रासरव तरंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोनार एक तकनीकी है जिसका उपयोग पानी के नीचे वस्तुओं जैसे पनडुब्बी चट्टाने का पता लगाने और दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसमें उच्च आवृत्ति वाली प्रासरव तरंगों को भेजा जाता है जो वस्तु से टकराकर वापस लौटती है। इस प्रतिध्वनि को प्राप्त करने में लगने समय से दूरी की गणना की जाती है, ये आपको याद रखना है। और साउंड का जो सोनार का फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिरंजत चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है ये आपको याद रखना है, CaOCl2 होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र CaOCl2 होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक, पानी को साफ करने में और विरंजक, कपड़े और कागज का रंग उड़ाने में के रूप में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो वह है हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर के कई आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद, जगाने का चक्र, हार्मोन का स्राव, ये सभी हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है यानी नियंत्रित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का गुण क्या होना चाहिए? तो एक फ्यूज तार का गुण होना चाहिए कि वह निम्न गलनांक हो और उच्च प्रतिरोध देता हो। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे
कि एक आदर्श फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए ताकि गर्म हो सके और गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि जब भी सर्किट में निर्धारित सीमा से अधिक करंट जैसे शॉर्ट सर्किट के समय प्रभावित हो तो यह तुरंत पिघल जाए और सर्किट तोड़ दे, जिससे उपकरण जलने से बच जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दूरबीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दूरबीन एक प्रकाशीय उपकरण जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं जैसे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं को बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बहुत छोटी पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? यहाँ टिटनेस की बात कही जा रही है, तो यह जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टिटनेस जिसे लॉकजो भी कहते हैं क्लास्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक विष के कारण होता है। यह जीवाणु आमतौर पर मिट्टी, धूल और जानवरों के मल में पाया जाता है और किसी कट या घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सीएनजी जो है ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र CH4 होता है, जो लगभग 80 से 90% होता है। यह एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, लेकिन क्योंकि यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में कम प्रदूषित उत्सर्जित करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसमें 746 वाट होते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हॉर्स पावर यानी HP शक्ति पावर को मापने की एक इकाई है, जिसका उपयोग आमतौर पर इंजन और मोटर की शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक हॉर्स पावर का मान लगभग 746 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बताता है कि जीव समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारी जल यानी कि हाइड्रोजन के एक समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र D2O है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, मलेरिया एक प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। इस प्रश्न का व्याख्या हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है और सामान्य हवा की तुलना में कम फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होने वाले अत्यधिक तापमान और दबाव परिवर्तन में भी टायर का दबाव स्थिर रहता है। यह आग लगने के खतरे को भी कम करती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
इक्वारिजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? तो इक्वारिजिया में साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इक्वारिजिया अम्लराज 3 भाग साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग साद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अत्यधिक संक्षारक मिश्रण है। यह सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी गला सकता है। यानी कि HCl कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल कितने होना चाहिए? तो 1 भाग होना चाहिए। ये आपको रेशियो याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है? तो वह है रेक्टिफायर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा जो अपनी दिशा बदलती रहती है को दृष्ट धारा जो एक ही दिशा में बहती है में परिवर्तित करता है। हमारे मोबाइल चार्जर में एक रेक्टिफायर होता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।